जो रेडी टू ईट का मार्केट है, अगर हम ग्लोबली देखें तो 48.38 बिलियन का है। इंडिया का मार्केट हम देखें तो 15.87% एनएम ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है, जो 2029 तक डबल हो जाएगा। अभी 1 बिलियन यूएस डॉलर से 8,500 करोड़ का मार्केट है, तो वो 16,000 करोड़ का हो जाएगा। जैसे हम मैकडॉनल्ड्स भी जा रहे हैं तो फ्रोजन टिक्की ही मिलती है, सबको पता है कि फ्राई करके दे रहे हैं तो फ्रोजन ही आती है, बट वहां पे क्या टेस्ट आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो लोग खा रहे हैं। ऐसा इंडियन में भी होना चालू हो गया है। जो कैनिंग में हल्दीराम का रसगुल्ला आता है, गुलाब जामुन होता है, वो भी रिटॉर्ड है। कैनिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रिटॉर्ड। फ्रोजन आप पराठा, सैंडविचेस, पास्ता, वो सब कुछ फ्रोजन कर सकते हैं। फ्रोजन में पिज्जा, मोमोज, बर्गर पैटी। फ्रोजन फ्रूट क्या होता है? जो भी फ्रूट है, मैंगो है, आपने छीला काटा उसको फ्रोजन कर दिया, ठीक है, तो फ्रोजन फ्रूट हो गया। आइसक्रीम इंडस्ट्री वगैरह जब आइसक्रीम बनाती है तो फ्रोजन फ्रूट यूज करती है। ऐसी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की जो हम ले सकते हैं। PLIS स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है, PMFE स्कीम, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है, तो और कुछ स्टेट स्पेसिफिक योजना भी होती है। जैसे PMFE स्कीम में आपको 35% तक सब्सिडी मिलती है। आज हम जुड़े हैं रेडी टू ईट फूड इंडस्ट्री पे बात करने के लिए। जैसे आपने बहुत जगह पे देखा होगा कि रेडी टू ईट फूड है, गरम करो और खा लो, तो वो सारी चीजें हैं, पर हमें ये नहीं पता होता, ये गाइडेंस नहीं होती है कैसे बनता है, राइट। तो वहां पे कहीं ना कहीं हम लैक करते हैं कि कैसे ये फूड बन रहा है, या फ्रोजन होगा, रिटॉर्ड होगा, क्या टेक्नोलॉजी होती है। तो टेक्नोलॉजी वाइज थोड़े से हम अनअवेयर होते हैं, तो आज उसी चीजों को हम समझेंगे, कैसे होता है, क्या मशीनें होती हैं, कैसी दिखती हैं, राइट, और क्या क्या इसमें बन सकता है ना। रेडी टू ईट के अलावा भी कुछ चीजें हैं जो ये इसी मशीन्स में बन सकती है, तो उसकी भी थोड़ी सी आज डिस्कस करेंगे। अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें पिवट करने या वर्टिकल, दूसरा वर्टिकल भी स्टार्ट करने में प्रॉब्लम ना हो। जैसे हम देखते हैं कि जो रेडी टू ईट का मार्केट है, अगर हम ग्लोबली देखें तो 48.38 बिलियन का है, जो अप्रोक्सीमेटली बहुत हजारों करोड़ हो जाता है। मतलब वो उसको कैलकुलेट करेंगे ग्लोबली, ये काफी ऑलरेडी एक्सपेंडेड है, बहुत ज्यादा। इसका रेट स्लो है इंडिया के कंपैरेटिवली 12.35, क्योंकि ऑलरेडी स्टैब्लिश कंट्री में अगर हम बात करें तो फ्रोजन फूड और रेडी टू ईट फूड बहुत ज्यादा कंज्यूम किया जाता है, क्योंकि बहुत सारी फैक्टर्स हैं जो हम अभी डिस्कस करें। इंडिया का मार्केट हम देखें तो 15.87% एनएम ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है, ठीक है, करंट एनुअल ग्रोथ रेट चल रहा है, जो 2029 तक 29 तक डबल हो जाएगा। अभी 1 बिलियन यूएस डॉलर है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 8,000 करोड़, 8,500 करोड़ का मार्केट है, तो वो 16,000 करोड़ का हो जाएगा। तो वहां पे गैप बनता है कि हम ये बहुत अच्छा बिजनेस बनता है कि हम इस टाइम पे इस मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और अभी अवेयरनेस भी बहुत हाइप पे है। आफ्टर, अगर हम कोविड के बाद देखें तो कोविड में था रेडी टू ईट फूड का बहुत चलन बढ़ गया, लोगों ने एक्सपीरियंस करा, तो इसकी वजह से भी एक तरह का शिफ्ट है कि मार्केट में अवेयरनेस बढ़ गई है इन चीजों की, ठीक है। अब ये क्या फैक्टर्स होते हैं जो सेवरल अपॉर्चुनिटीज बनाते हैं आज के मार्केट में, मतलब रेडी टू ईट का मार्केट क्यों इतना बढ़ रहा है। एक तो कन्वीनियंस, गरम कर लिया खा लिया। इंडिया से जो करीज, जैसे इंडियन फूड है, इंडियन मसाले वगैरह यहाँ पे सब कुछ सस्ते होते हैं, तो क्या होता है, होरेका भी बनता है बाहर। तो होरेका में जो इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, इंडिया से ग्रेवीज लेके जा रहे हैं जो जो रिटॉर्ड हो सकती हैं, फ्रोजन हो सकती हैं। और फूड सेफ्टी वाइज अगर हम देखें तो पैक्ड स्टेरिलाइज फूड है या फ्रोजन में फूड है, तो 100% सेफ है। एज अ, वो सड़ेगा नहीं या स्पॉइलेज नहीं होगा, कंटेमिनेशन नहीं होगा। ई कॉमर्स वाइज अगर मैं रिटॉर्ट की बात करूं तो आप देखोगे तो रेडी टू ईट अगर आप अमेजोन पे भी डालोगे तो यू गोना सी वेरी वास्ट रेंज, बहुत सारी कंपनीज है इसमें। अभी हम अमेजोन पे भी डिस्कस करेंगे कैसे कैसे, कौन से गेट्स हो गया, हल्दीराम हो गया, तो ऐसी भी कुछ कंपनीज है जो सिर्फ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। अब हरेका सेक्टर में अगर बात करें तो कोई भी चीज, जैसे पराठा है, फ्रोजन हो रहा है इंडिया में, क्योंकि बाहर लेबर वगैरह भी बहुत महंगी है, तो बाहर इंडिया से काफी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज बन जाती हैं इंडियन फूड की, अगर रेडी टू ईट में हम बात करें। जैसे इंडिया में भी फ्रोजन या रेडी टू ईट को थोड़ा होता है कि यार फ्रेश फूड हम खाएं, पर बाहर ऐसा नहीं है, क्योंकि पीपल आर दैट मच दे नो कि ये सेफ है। पर इंडिया में भी वो चलन कोविड के बाद बढ़ा है। जैसे हम मैकडॉनल्ड्स भी जा रहे हैं तो फ्रोजन टिक्की ही मिलती है, सबको पता है कि फ्राई करके दे रहे हैं तो फ्रोजन ही आती है, बट वहां पे क्या टेस्ट आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो लोग खा रहे हैं, राइट। तो ऐसा इंडियन में भी होना होना चालू हो गया है, ठीक है। जैसे हम चायोस या बड़ी चेन्स में जाते हैं तो वहां पे पाव भाजी वगैरह का आपको पाव गरम करके दिया, और साथ में वो भाजी गरम करके दी जो पैकेट में है एक्चुअली। ऐसे बहुत सारे, आप अगर रेलवे में ट्रैवल कर रहे हैं तो वहां पे भी यही सारी चीजें आपको मिल रही हैं और लोग खा रहे हैं, और उससे कोई तबीयत खराब या कुछ ऐसा नहीं हो। एक ब्रांड डिफरेंशिएशन मिल जाता है कि अगर, जैसे अभी मैं ब्रांड डिफरेंशिएशन का एग्जांपल भी दूंगा, जैसे हमने रिसेंटली हमने
दाल बाटी चूरमा जो राइस टर्नी फूड होता है वो भी लॉन्च करवाया है, या पास्ता सॉस है तो वो इटालियन कुजीन में पास्ता सॉस लॉन्च कराई है। तो ऐसे टेक्नोलॉजिकल ऑटोमेशन भी इसमें हो सकता है, अवेलेबल है। मशीन्स काफी हाईटेक आती हैं इसकी। और क्या क्या चीजें होती है रेडी टू ईट में, तो रेडी टू ईट की अगर बात करें, ये जो रिटॉर्ड है, रिटॉर्ड रेडी टू कुक तो बना ही सकता है। तो अगर मैं सिंगल सर्व में रिटॉर्ड में बात करूं, रिटॉर्ड क्या होता है, रिटॉर्ड मील से वो हो गया जहां पे मैं रिटॉर्ड कर रहा हूँ, जहां पे मैं स्टेरलाइज कर रहा हूँ, उसको मैं एम्बिएंट टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर पे रख सकता हूँ उस फूड। ठीक है, जैसे आप देखें राजमा चावल, दाल चावल हो गया, बिरयानी, पास्ता सॉस, इंडियन करीज हो जाती है, जो कैन में देखते हैं, कैनिंग में हल्दीराम का रसगुल्ला आता है, गुलाब जामुन होता है, वो भी रिटॉर्ड है। कैनिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रिटॉर्ड। फ्रोजन आप पराठा, सैंडविचेस और लजानिया, शीट्स, पास्ता, वो सब कुछ फ्रोजन कर सकते हैं। फ्रोजन में पिज्जा, मोमोज, बर्गर पैटी, जैसे मैंने एग्जांपल दिया मैकडॉनल्ड्स का, वो हो गए। बाकी जो भी स्नैक्स आते हैं वो फ्रोजन में सब चीजें कर सकते हैं। ये रिटॉर्ड मशीन है, ये रोटेटरी रिटॉर्ड है, जहाँ पे रिटॉर्ड बीच में घूमता भी है। ठीक है, ये बकेट होती है, अंदर जाती है। छोटा रिटॉर्ट में ट्रेज आती है, ऐसे ट्रेज होती है, इसमें पूरे यहाँ पे ट्रेज जमी हुई है। ठीक है, इसके अंदर फूड है, ये बाहर आ जाता है। ये आप जैसे पनीर मखनी देख रहे हैं, कोल्ड कॉफी बना सकते हैं इसके अंदर टिन में। राजमा चावल हो गया, सूप हो गए, ग्रेवी हो गई। ये हमने रिसेंटली एक छोटा सा 100 kg पर बैच का प्लांट लगाया है, छोटा प्लांट है। ये देख रहे हैं, ये फिलिंग मशीन है। ये फिलिंग, इसमें ऊपर ग्रेवी या कुछ भी हम डालेंगे और यहाँ से हम पाउच पे फिल कर सकते हैं, ये कैन में फिल कर सकते हैं। ये पाउच सीलिंग मशीन है। ठीक है, यहाँ से पाउच जाएगा। ये रिटॉर्ट की हम बात कर रहे हैं, ये एसएस का होता है 304 में। जैसे यहाँ पे जो आपने ट्रेज वहां पे नीचे रखी हुई थी, यहाँ पे ट्रेज जम जाती है, यहाँ पे पानी जाता है, यहाँ हीटिंग होती है। ये वाटर स्प्रे है, ये स्प्रेज देख रहे हैं, वाटर स्प्रे रिटॉर्ड है। इसका पूरा पैनल होता है जहां से ऑपरेट होता है, पूरा टच स्क्रीन पैनल होता है इसका। पीछे कंप्रेसर है, उसका टैंक है। ये एक रिटॉर्ड का छोटा प्लांट है जो आप बहुत इकोनॉमिकली में स्टार्ट कर। ये रिटॉर्ड पाउच होता है, जैसे आजकल आपने देखा पाउच में होता है। ये 4 लेयर पाउच होता है, जिसमें पीपी होता है, पॉलीप्रोपाइलिन होता है, नायलॉन होता है, एल्यूमिनियम फॉइल होता है और पॉलिस्टर होता है। स्ट्रक्चर्ड पाउच होता है जो हीट रेजिस्टेंट होता है। तो आजकल आप देखते हैं कैन के अलावा ये पाउचेज यूज होते हैं, इसके अंदर ये पाउच निकलता है। ये अलग अलग साइजेस में अवेलेबल होता है, 400 ग्राम से लेके 1 किलो 3 किलो तक अवेलेबल होता है। अब हम रिटॉर्ट की बात करें तो मैंने आपको दिखाया वाटर स्प्रे रिटॉर्ट। ठीक है, वाटर स्प्रे रिटॉर्ट हो गया जहाँ पे स्प्रे हो रहा है वाटर। अब रिटॉर्टरी हो गया। रिटॉर्टरी कहाँ पे यूज होता है, जैसे मिल्क वगैरह इंडस्ट्री में क्या होता है, जहाँ पे मेरे को जलने का डर हो, तो वो क्या होगा, वो घूमता रहेगा। जो मटेरियल होगा, जैसे बास्केट मैंने अंदर डाल दी, तो बास्केट क्या होगी, बास्केट गोल घूमेगी, 360 घूमेगी, जिससे क्या होगा, स्टेरिलाइजेशन के साथ मिक्स होता रहेगा, जिससे वहां पे हीट बर्न्स और इवनली हीटिंग होगी। तो ऐसी चीज जो हीट सेंसिटिव होती है थोड़ी, या हाई विस्कोसिटी में होती है। अब वाटर इमर्जन होता है, सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी है। तो पानी भर दिया, उसको गर्म कर दिया। ठीक है, बहुत बड़ा टैंक होता है ऊपर, गर्म पानी होता है उसमें, जैसे गीजर से, मान लीजिए गीजर है ऊपर, और उसमें से मैंने गर्म पानी करा और फिर मैंने गर्म पानी को वापस वहां पे फिल कर दिया। ठीक है, और मैंने कूल डाउन कर लिया। ये सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी है। जब रिटॉर्ट कैनिंग वगैरह के लिए सबसे ज्यादा यही यूज होती है। ये वहां पे यूज होती है जहाँ पे पैकेजिंग मटेरियल में जाने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, पर इसमें पानी बहुत चाहिए होता है। ये पहले के टाइम पे यूज होता है, आजकल इसका हॉबी भी होती है पर थोड़ा कम होती है। स्टीम रिटॉर्ट होते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज होते हैं या फिर हॉस्पिटल इंडस्ट्री में यूज होते हैं। स्टीम रिटॉर्ट में पानी सबसे कम यूज होता है और ये ड्राई हीट से स्टेरिलाइजेशन होता है। जैसे आप देखते हैं इंजेक्शन वगैरह होते हैं, स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस है। रिटार्डेशन क्या है, रिटार्डिंग क्या है, स्टेरिलाइजेशन हो रहा है फूड का, है ना। ये ऑटोक्लेव है एक तरह का। इस टीम में जैसे आप इंजेक्शन वगैरह देखते हैं या ड्रिप्स देखते हैं, वो भी ऐसे रिटॉर्ड में स्टेरलाइज करी जाती है। अब हम फ्रोजन फूड्स की बात करें, तो जो फ्रोजन फूड होता है, अगर हम फ्रोजन फूड को समझे तो क्या है, ये पराठा कर सकते हैं, नॉर्मल वेजिटेबल्स भी कर सकते हैं। ये जो भी चीज जो क्रिस्पीनेस में होती है, जिसको आप बाद में फ्राई कर सकते हैं, या फिर मैं पराठा गर्म करके खा सकता हूँ, तो सारी चीजें जो क्रिस्पीनेस में जाती है, रोटी भी रिटॉर्ड हो जाती है, और पराठे और नान वगैरह रिटॉर्ड में प्रॉब्लम आती है। जो चीज जैसे फ्राई हो रही है, समोसा है, तो आप पार्सली फ्राइड समोसा आता है, फ्रेंच फ्राइज आते हैं, तो फ्राइंग की सारी चीजें ज्यादातर, है ना, अगर जो जितने जिसमें मॉइस्चर ज्यादा है, ठीक है, वो चीजें सारी, जैसे हलवा हो गया, खीर हो गई, वो सारी चीजें रिटॉर्ड हो सकती है। जो लो मॉइस्चर थोड़ी सी होती है, जिनको जलने का डर रहता है, वो फ्रोजन में ज्यादा स्टेबल रहती है। ठीक है, मिक्स वेजिटेबल्स हो गई, ये सारी चीजें आप रिटॉर्ड भी कर सकते हैं। ये जो आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं, ये है ब्लास्ट फ्रीजर। ये बैच फ्रीजर होता है, जैसे मोमोज, पिज्जा वगैरह आप सारी चीजें फ्रोजन कर सकते हैं, बाद में उसको गर्म कर, जैसे अमूल वगैरह की काफी चीजें आती भी है ऑलरेडी। पिज्जा हो गया फ्रोजन में, आइसक्रीम बना सकते हैं, और बहुत सारी चीजें आप फ्रोजन के साथ कर सकते हैं। ठीक है, रेडी टू ईट में देखें, मोमोज, पिज्जा, स्नैक्स में सबसे ज्यादा फ्रोजन चलता है। ठीक है, फ्रोजन ग्रेवीज वगैरह भी आती है, पर वो ग्रेवीज वगैरह रिटॉर्ड में ज्यादा चलती है। अब ये ब्लास्ट फ्रीजर हो गए बैच, बैच वाइज है। ये IQF हो गया, कंटिन्यूस होता है। तो दो टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा काम आती है। फिर क्रायो होता है, और भी चीजें होती हैं, पर ज्यादातर जो हम इंडस्ट्री में देखते हैं, ब्लास्ट फ्रीजिंग काम आती है, जो टिपिकल अराउंड होता है। ये डिपेंड करता है उसके हीट साइकिल पे। अगर मैं पानी की बात करूं, तो -18 डिग्री से 0 फ़ारेनहाइट
मेरा टेम्परेचर रहेगा। अगर उसके हाई वेलोसिटी में दूंगा तो वो क्विक फ्रीजिंग में हो जाएगा, जिससे स्मॉल आइस क्रिस्टल्स बनेंगे और वो प्रिजर्व हो जाएगी चीज। ठीक है, इसमें मीट, फ्रूट, चिकन, वेजिटेबल्स, प्रिपेयर्ड मील्स, मतलब कोई भी प्रिपेयर्ड मील हो वो आप इसमें प्रिजर्व कर सकते। अब इसके लिए क्या है, मेरे को -18 पे ही उसको रखना पड़ेगा और -30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड में मैं चलाऊंगा इसको, क्योंकि मेरा जो जो भी चीज है, मतलब वेजिटेबल प्रिपेयर्ड मील में -30 से -40 टेम्परेचर सेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम टिपिकली अराउंड पानी की बात करते हैं, पर फूड प्रोडक्ट्स होता है तो मैं हाई वेलोसिटी की मैं -40 से -30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड की मैं एयर वहां पे टेम्परेचर लूंगा। अगर मैं क्रायो की बात करूं तो क्रायो होता है -176 डिग्री सेंटीग्रेड। कार्बन डाइऑक्साइड होता है -96 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वहां पे जो प्रोसेस है, वहां पे लिक्विड नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड स्प्रे करी जाती है फूड प्रोडक्ट के ऊपर। ये ज्यादातर हाई वैल्यू चीजों में यूज होता है, जैसे बेरीज हो गई, स्टिकी चीजें हो गई, डेजर्ट्स हो गए। ठीक है, जैसे फ्रोजन चीज केक वगैरह आता है, वहां पे ये यूज होता है। और फार्मास्यूटिकल में भी फ्री यूज होता है ये। ठीक है, फार्मास्यूटिकल, गौरमेंट फूड्स हो गए, जो भी हाई वैल्यू है, क्योंकि थोड़ा सा क्रायोजेनिक जो भी टेक्नोलॉजी होती है वो थोड़ी सी महंगी होती है। अब IQF में आ जाते हैं, जहां पे मेरे को फ्रोजन कुछ भी कंटिन्यूस प्रोसेस में फ्रोजन करना है, वहां पे मैं यूज कर सकता हूँ। पिज्जा वगैरह, सी फूड में कुछ भी फ्रोजन कर सकता हूँ। जैसा मैंने आपको ये दिखाया, ये IQF है। ठीक है, यहाँ से गया एक चैम्बर में, वहां से आगे आगे जाके वहां पे वो कलेक्ट होकर जाएगा, ये फ्रोजन होके बाहर आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप चीज बॉल्स वगैरह कुछ भी आप फ्रोजन कर सकते हैं। अब ये तो हो गई टेक्नोलॉजी की बात। अब मैं थोड़ा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बता देता हूँ इसकी। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि रिटॉर्ड क्या होता है, फ्रोजन में डिफरेंस क्या है। तो रिटॉर्ड वो होता है जो हम एम्बिएंट टेम्परेचर पे रख सकते हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं रूम में। इसकी शेल्फ लाइफ 1 साल होती है, 1 साल तक ये खराब नहीं होगा। ठीक है, इसकी शेल्फ लाइफ 2 साल तक हो सकती है, और 1 साल तक हम मानते हैं कि इसका टेस्ट भी इंटैक्ट रहता है। 2 साल तक खाने योग्य रहता है, बट उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं रहता, पर 1 साल तक टेस्ट इंटैक्ट रहता है। फ्रोजन का भी सेम है कि 1 साल तक फ्लेवर बहुत अच्छा रहता है, 2 साल तक टिकता है, पर 1 साल तक फ्लेवर इंटैक्ट रहता है। तो 1 साल की शेल्फ लाइफ हम इनकी रेडी टू ईट में मानते हैं। ठीक है, दोनों ही चीजों की, चाहे वो फ्रोजन मील्स हो चाहे वो रिटॉर्ड हो। फ्रोजन में क्या है कि मेरे को सप्लाई से लेके, अगर मेरे को स्टोर भी करना है तो मेरे को -18 डिग्री सेंटीग्रेड पे करना पड़ेगा, जहां पे मेरे को कोल्ड स्टोरेज चाहिए रहेगा। दूसरा, अगर मैं ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ वो भी मेरे को चिलिंग में करना पड़ेगा। जहां पे मैं ये रख रहा हूँ वहां पे भी मेरे को फ्रीजर में रखवाना। तो यहाँ पे जो सप्लाई चेन होती है, यहाँ पे उसको बोलते हैं कोल्ड सप्लाई चेन। मुझे यूज क्या आएगा, कोल्ड कोल्ड सप्लाई चेन। रिटॉर्ड में मेरे को ऐसी किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इंडिया में रिटॉर्ड का जो चलन है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। और फ्रोजन फूड का भी, फ्रोजन फूड में अलग अपनी चीजें हैं और रिटॉर्ड में अपनी अलग चीजें। आप बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो आपको इन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, आपको अप्रोक्सीमेटली पैसे की रिक्वायरमेंट होगी बिजनेस सेटअप के लिए, वो भी यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मीडियम स्केल की हम बात कर रहे हैं, ज्यादा बड़े स्केल की बात नहीं कर रहे, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो अगर मैं बात करूं 1500 से 2000 स्क्वायर फीट, तो 20,000 से 50,000 रुपए में आपको मिल जाएगा। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन सिटी और योर लोकेशन। ठीक है, अगर मैं उसका रिनोवेशन करूंगा तो 1 लाख से 2 लाख रुपए में उसका रिनोवेशन, इंस्टॉलेशन, ड्रेनेज, पंप, प्लम्बिंग, सब कुछ इतना खर्चा आ जाता है। ये सारी एक्चुअल कॉस्ट में बता रहा हूँ, इतना आता है, ये नहीं कि हाइपोथेटिकल है ये सब हम प्लान जो सेटअप कराते हैं लगभग इतनी ही कॉस्ट आती है। अब वो डिपेंड करता है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा वाइड रेंज है, 50% में हमने अप और डाउन लिया है। और जो मेन इक्विपमेंट की हम बात करें, जैसे ब्लास्ट फ्रीजर हो गया, IQF हो गया, या मेरा रिटॉर्ड हो गया, तो उसमें डिपेंड करेगा अपनी कैपेसिटी। 10 लाख से 30 लाख रुपए एक मिनिमम कैपेसिटी होती है। ठीक है, जहां पे आपको वो इन्वेस्ट करना पड़ता है। उसके बाद जब हम कैपेसिटी बहुत ज्यादा में जा रहे हैं, जैसे अप्रोक्सीमेटली अगर हम सिर्फ रिटॉर्ड मशीन की बात करें, तो अगर मैं 60-70 kg की हम बात कर लेते हैं स्टार्टिंग में, जो एक इनफ होता है एक बैच के लिए। आप 4 से 5 बैच निकाल सकते हैं, और आप उसको 24 घंटे भी चला सकते हैं। ठीक है, अगर 10 घंटे की शिफ्ट में 2 घंटे की एक साइकिल है, तो आप आराम से 5 बैच निकाल सकते हैं। तो आपका अप्रोक्सीमेटली अगर 70 किलो आप माल निकाल रहे हैं, आप 5 बैच के हिसाब से देख सकते हैं, तो स्टार्टिंग के लिए उतना इनफ होता है अगर आप 3 दिन चलाएं तो। ऐसे ही फ्रोजन में ब्लास्ट फ्रीजर से हम स्टार्ट कर सकते हैं, तो 10 लाख से लेके 30 लाख रुपए तक बीच में इन्वेस्टमेंट बैठता है। अब वो ब्रांड का किसका ले रहे हैं, जो भी स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से इतना मिनिमम अपना बैठता है। उससे ऊपर जब हम हाई एंड में जाते हैं तो उससे ऊपर वो चीजें हो जाती है। इंडियन लेंगे तो सस्ता पड़ता है, इंपोर्टेड लेंगे तो थोड़ा सा महंगा। अब पैकेजिंग मशीन अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको एक फिलिंग मशीन दिखाई, वो भी पैकेजिंग मशीन का ही पार्ट होता है। तो फिलिंग मशीन और आपको पाउच पैकेजिंग मशीन दिखाई, 1-1.5 लाख रुपए में वो आ जाती है दोनों मशीन। अगर मेरे को और अच्छी मशीन चाहिए, वैक्यूम पैकेजिंग करना है, लेबलिंग की मेरे को मशीन चाहिए, पैकेजिंग सारी मशीन चाहिए, तो मेरा 1.5 से 3 लाख रुपए में वो सारी मशीनें आ जाती है। वो डिपेंड करेगा हम कितना हाईटेक पे जा रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल अगर हमें स्टार्ट करना है तो 1.5 से 3 लाख रुपए आप पैकेजिंग मशीन्स का लेके चल सकते हैं। ठीक है,
अब अदर इक्विपमेंट्स की हम बात करें, जैसे कुकिंग केटल चाहिए, मेरे को स्टेनलेस स्टील के वर्किंग टेबल चाहिए जहाँ पे मैं सब्जी काटूंगा या मैं धोऊंगा, मेरे को सिंक्स चाहिए, रिफ्रिजरेशन यूनिट चाहिए। तो एक जो इनिशियल कॉस्ट आता है ये कुकिंग केटल वगैरह का सबका मिला के, तो आप ये मान के चलिए कि 2 लाख रुपए के आसपास आपको वहां पे लेके चलने हैं, 2 से 2.5 लाख रुपए के आसपास, कि मेरे को ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है, अदर इक्विपमेंट्स वो डिपेंड करता है कि मैं क्या बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, मेरे को क्या फ्रोजन करना है, उसके ऊपर मेरे को क्या लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं मोमोज बना रहा हूं, तो मोमोज के कटिंग टेबल और स्टीमर लगेगा, पार्शियल स्टीमिंग करूंगा और मैं उसको फ्रोजन कर दूंगा। ठीक है, तो आप जो भी इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से वो इक्विपमेंट लगता है, और सबका कॉस्ट वो डिफरेंशिएशन में आएगा, और कितना हम कैपेसिटी में क्या चीज हम करना चाहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं लाइसेंसिंग की। हमें 2 लाइसेंसिंग चाहिए रहते हैं यहाँ पे। एक तो मेट्रोलॉजी एक्ट, ठीक है, जो आपको उद्योग डिपार्टमेंट से एमएसएमई को वे एंड मेजर्स जो डिपार्टमेंट होता है, तो वहां पे जो तराजू पे सील लगाते हैं वही डिपार्टमेंट होता है लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट का। और एक एफएसआई का लाइसेंस लगता है, फूड लाइसेंस। तो 2 लाइसेंस जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो 2 लाइसेंस ये इंपॉर्टेंट होते हैं। 10 से 20 हजार रुपए का आपका इसमें इनिशियली खर्चा बैठ सब कुछ मिला के। अब रॉ मटेरियल और इन्वेंट्री, जैसे मैंने बताया, जो भी चीजें हम फ्रोजन फूड बना रहे हैं, रिटॉर्ड फूड बना रहे हैं, उसके हिसाब से वो डिपेंड करे। ठीक है, लगभग फ्रोजन फूड और रिटॉर्ड फूड का रॉ मटेरियल इन्वेंट्री लगभग सेम आता है। जो लेबर है, लेबर हमें अप्रोक्सीमेटली एक लेबर स्किल्ड और 2 लेबर अनस्किल्ड चाहिए। स्किल्ड में कौन सी लेबर आ गई, जो मेरा एक तो शेफ होगा, उनके नीचे 2 अनस्किल्ड लेबर, हु कैन कट एंड जो प्रोडक्शन, एक क्वालिटी कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हो गया, क्वालिटी कंट्रोल हो गया, एक प्रोडक्शन स्टाफ हो गया, और ये अनस्किल्ड और स्किल्ड लेबर हमारी हो गई। तो आपको स्किल्ड लेबर चाहिए रहेगी, 1 कैन बी प्रोडक्शन स्टाफ और शेफ, और 1 कैन बी क्वालिटी कंट्रोल पर्सन, और उसके नीचे 2 अनस्किल्ड लेबर दे सकते हैं, कट एंड जो भी लॉजिंग अनलोड रिटॉर्ड में लोडिंग अनलोडिंग का काम करना है, वो सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, दैट विल ऑल्सो डिपेंड एज पर योर लोकेशन। अब इनिशियल जो भी हमारा ब्रांडिंग है, ठीक है, उसका अलग से आप फंड एलोकेट कर सकते हैं। उसका कोई अभी मतलब इनिशियल नहीं होता, आप कैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ब्रांडिंग पे, या कैसा पैकेजिंग डिजाइन कर रहे हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या प्रमोशन पे, क्या लोकली कर रहे हैं, रीजनली कर रहे हैं, आपको D2C ही जाना है। ठीक है, वो चैनल्स की भी हम अभी बात कर लेंगे। ठीक है, उस पे वो सारी चीजें डिपेंड करेंगी मार्केटिंग। कुछ ऐसी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की जो हम ले सकते हैं। PLIS स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, PMFE स्कीम, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है। ये सारी योजना का हम लाभ ले सकते हैं, और कुछ स्टेट स्पेसिफिक योजना भी होती है। ठीक है, वहां पे www.myscheme.government.in पे जाके हम अपनी कंट्री, अपनी स्टेट डाल के और अपनी सारी डिटेल डाल के वहां पे अपन को वहां पे चल जाता है हम किस स्कीम के लिए एलिजिबल। इसमें जैसे PMF स्कीम में आपको 35% तक सब्सिडी मिलती है, जहां पे कोई कैपिंग नहीं है, जैसे मेल फीमेल हो गया, उसमें कुछ भी नहीं है। 35% सबके लिए फ्लैट सब्सिडी है, अप टू 10 लाख। ठीक है, जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा उसका 10 लाख से ऊपर सब्सिडी नहीं मिलेगी उसके अंडर ही। जब हम ब्रांड डेवलपमेंट कर रहे हैं तो एक ब्रांड आइडेंटिटी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मैकैन। ठीक है, मैकैन फ्रोजन स्नैक्स कंपनी, आलू के फ्राइज फ्राई करें और खा लें, आलू की टिक्की हो गई। हल्दीराम्स की बात करो तो राजमा वगैरह, रेड टू ईट राजमा वगैरह बेच रहे थे। ब्रांड बनाओ, इंडियन ऑथेंटिक है, या मेरे को पास्ता का ब्रांड बनाना है, मैं पास्ता की सॉस बना रहा हूँ। ठीक है, वो सारी एक ब्रांड आइडेंटिटी हो जाती है। मैं क्या बेच रहा हूँ तो उससे रिलेटेड में और भी प्रोडक्ट में रख सकता हूँ। अब उसी के हिसाब से मार्केटिंग, जो मेरी स्ट्रैटेजी होती है प्रोडक्ट लॉन्च की, वो मेरी डिसाइड होगी। उसी के हिसाब से एफिशिएंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी मैं डिफरेंशिएट कर पाऊंगा प्रोडक्ट लॉन्च के लिए। अब उसी के हिसाब से मैं डिजिटल जो मेरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, अब मेरा जो पास्ता खाने वाला इंसान है मैं उसको टारगेट करूंगा। ठीक है, या इंडियन कुजीन पसंद करने वाला इंसान है तो मैं उसको टारगेट करूंगा। तो मेरे को टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने के लिए मेरी ब्रांड ब्रांड एंटिटी या ब्रांड से रिलेटेड चीजें बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, कि मेरे को किसके पास जाना है और क्या क्या चैनल्स होती हैं। हम सेल्स चैनल्स की बात कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, या प्रोडक्ट की प्राइसिंग कर रहे हैं, या फिर आप प्रोडक्ट की आइडेंटिटी बना रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप B2B करना चाहते हैं, ठीक है, तो वहां पे लेबल डिजाइन वगैरह ज्यादा मैटर नहीं कर, क्योंकि हरेका में दे रहे हैं तो हरेका विल बी नोन फॉर प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट देख के लेंगे वो। आप बल्क पैकेजिंग में सिर्फ छोटा सा स्टिकर, जो भी अपनी कंपनी का स्टिकर होता है, वो सिर्फ नाम लिख के भी दे देंगे, लेंगे जो भी FSI का होलसेल का नॉर्म्स है, इंग्रेडिएंट्स वगैरह आपको लिखने होते हैं। बट आपको ग्राफिक्स वाइज ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ठीक है, इंफॉर्मेशन सिर्फ देनी होती है, क्योंकि हरेका में आपका प्रोडक्ट वाइबल होना चाहिए, प्रोडक्ट दिखना चाहिए। ठीक है, एक्सपोर्ट बल्क में एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर आप वो कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट में क्या होता है, बहुत बार एक्सपोर्टर ही आपको डिजाइन देते हैं। प्राइवेट लेबलिंग में भी जो प्राइवेट लेबलिंग कराएगा वो आपको डिजाइन देगा। तो B2B सेगमेंट ये बन जाता है। अब जब हम B2C में आ जाते हैं, मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, तो बिजनेसेस बनते हैं वहां पे। एक तो होता है जनरल ट्रेड। जैसे जनरल ट्रेड का एग्जांपल है नीचे, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर। जब B2C कर रहे हैं हम, तो क्या होगा, मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर के पास जाएगा, फिर रिटेलर के पास जाएगा। तो ये एक मॉडल हो गया। रिटेलर के पास पहुंचने के लिए 2 चैनल है।
ठीक है, मॉडर्न ट्रेड में क्या होता है, अगर मैं किसी को डायरेक्ट बेच रहा हूँ मतलब मैं किसी बिजनेस को डायरेक्ट बेच रहा हूँ, मतलब डी मार्ट है फॉर एग्जांपल, तो मैं डी मार्ट को दे रहा हूँ, डी मार्ट बेच रहा है, तो डी मार्ट को मैंने बेचा, एक को बेच रहा हूँ, उसके 100 स्टोर है मान लो इंडिया में, तो 100 जगह वो अपने आप भेजे। ऐसा एग्जांपल है कि सुपर मार्ट्स को बेच रहा हूँ तो एक कंपनी को बेच रहा हूँ, पर वो काफी सारे उसके मल्टीपल स्टोर्स। ठीक है, जनरल ट्रेड में हमें वो फॉलो करना है। D2C की हम बात करें तो मेरी वेबसाइट से बेच रहा हूँ, या फिर मैं अमेजोन से बेच रहा हूँ, मैं किसी मार्केट प्लेस से बेच रहा हूँ, ई कॉमर्स में, तो जहां पे भी कॉमर्स में इलेक्ट्रॉनिक वे से कर रहा हूँ, तो वहां पे मैं डायरेक्ट टू कंज्यूमर बेच रहा हूँ, इंटरमीडिएट है वहां पे कंज्यूमर के पास डायरेक्ट जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी सेल्स चैनल्स हो गई जहां जहां पे मैं ये प्रोडक्ट बेच सकता हूँ। तो ये था। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस नाउ, you may ask please. Yes, thank you sir for wonderful guidance and अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स बताए, अपॉर्चुनिटीज बताए, द सेम टाइम गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट है, कैसे मशीनरीज होती है, ये आपने सारा गाइडेंस किया है। एंड बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है रिटॉट एंड फूड, फ्रोजन फूड, ये काफी नया सेगमेंट है। आज इस पे, इस टॉपिक पे गाइडेंस मिलना, इस टॉपिक पे इस टाइप का मेंटोर होने, ये बहुत रेयर चीज है। ऐसा टाइप का गाइडेंस अवेलेबल ही नहीं है। ये काफी नया मार्केट है, काफी बूमिंग मार्केट है। तो जो टॉप प्लेयर्स है, जो बड़े बड़े ब्रांड्स है, वो एनकैश कर रहे हैं। बट जो छोटे जिनको स्टार्ट करना है, उनके लिए इस इंडस्ट्री का आज गाइडेंस ही नहीं है। तो डेफिनेटली आज का ये सेशन काफी हेल्पफुल रहा सर आपका, इस गाइडेंस के लिए। सो सर, फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, बेबीज के लिए ऐसा कुछ थ्रेट है क्या ये प्रोडक्ट्स का? नहीं सर, ये स्टेरलाइज होता है, देयर इज नो थ्रेट किसी भी प्रकार, क्योंकि रिटॉर्ड में ऑलरेडी सम ऑफ द कंपनीज आर डूइंग फ्रूट प्यूरीज इन रिटॉर्ड पाउच। ओके, बेसिकली। एंड बेबी फूड के लिए कोई स्पेसिफिक लाइसेंसिंग या कोई अलग मेथड है क्या? इन्फेंट्स के लिए होता है बेबी फूड में। अब वो होता है कि कौन सी एज को कैटर कर रहे हैं, अगर बिलो 3 इयर्स नहीं कर रहे तो वो इन्फेंट्स में नहीं आता है। अगला कि सर, डिहाइड्रेटेड फूड यूज होता है क्या रेडी टू ईट में? रेडी टू ईट में अगर डिहाइड्रेटेड फूड हम यूज करेंगे तो हमें कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी प्रोसेस फूड हम यूज कर रहे हैं, इसलिए नहीं करते। सो आई थिंक वो रेडी टू कुक में होता है ज्यादा, डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स का। हाँ, जो रेडी टू कुक प्रीमिक्सेस बनते हैं बेसिकली, वहां पे ज्यादा ये यूज। करेक्ट करेक्ट। अगला है कि सर, कोई हम न्यू प्रोडक्ट डिजाइन कर सकते हैं क्या फ्रोजन में? स्कोप है क्या इनोवेशन का, ऐसा? बिल्कुल है। यूं स्कोप की जैसे कम्युनिटी है, मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने रिसेंटली रिटॉर्ड में डेवलप करा है दाल बाटी चूरमा, राजस्थानी फूड पूरा, बेसन गट्टा, ये सारा हमने अभी क्रिएट किया है। ओके, तो मतलब जितना भी, जिनका जो भी रेसिपी है, हम्म, वो जिनका यूनिक रेसिपी है, वो फ्रोजन में कन्वर्ट हो सकता है। बिल्कुल, फ्रोजन में हो सकता है, रिटॉर्ड में हो सकता है, डिपेंड करेगा क्या किस चीज का रेसिपी। अगला है कि सर, फ्रोजन में डिलीवरी प्रॉब्लम हो सकता है क्या? डिलीवरी किस सेक्टर में कराना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे अगर मुझे पूरा ट्रक भेजना है या मेरे को एक पिकअप भेजना है पूरा, तो मेरे को वहां पे प्रॉब्लम नहीं आता। पर अगर मेरे को रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो वहां पे मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। अच्छा अच्छा, ओके। अगला है कि सर, मार्केट में डीप फ्रीजर आता है -18 टू -22, तो उसको हम्म, लेकर बिजनेस शुरू कर सकते हैं क्या छोटे स्केल पे? मतलब डीप फ्रीजर में आप डिस्ट्रीब्यूशन का कर सकते हैं, आप कीपिंग कर सकते हैं। लास्ट फ्रीजर इज अ डिफरेंट थिंग, डीप फ्रीजर इज अ डिफरेंट थिंग। बट ये स्टोरेज कर सकते हैं, मतलब ये फ्राइज, स्टोरेज कर फ्रूट्स, सकते हैं, बिल्कुल। फ्रोजन ड्राई फ्रूट्स वगैरह, वो सब बिल्कुल, स्टोरेज कर सकते हैं। बिल्कुल स्टोर कर सकते हैं, ये कहीं से लेके ये स्टोर करके बेच भी सकते हैं। सर, अगला है कि फ्रोजन फ्रूट क्या होता है? फ्रूट बेसिकली जो भी फ्रूट है या पल्प है या पीसेस है, या मैंगो है, आपने छीला काटा उसको फ्रोजन कर दिया, ठीक है, तो फ्रोजन फ्रूट हो गया। वो तो आइसक्रीम इंडस्ट्री वगैरह जब आइसक्रीम बनाती है तो फ्रोजन फ्रूट यूज करते तो उसमें कुछ टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है या क्या? मतलब इसमें अलग इंग्रेडिएंट्स यूज करने पड़ते हैं, या इज इट फ्रोजन, डायरेक्टली हैं। फ्रोजन? इसमें ये जो भी दोनों टेक्नोलॉजी है, इसमें किसी भी तरीके के प्रिजर्वेटिव की आवश्यकता नहीं है, कोई भी प्रिजर्वेटिव या कुछ भी नहीं जाएगा, कोई भी केमिकल नहीं जाएगा। जो रियल इंग्रेडिएंट्स है, रियल प्रोडक्ट है, वही फ्रोजन किया जाता है। और इसको पल्प को हम रिटॉर्ट भी करते हैं, जो आप कैनिंग में देखते हैं, ठीक है, वहां पे रिटॉर्ट भी किया जाता है। अगले कि सर, एक महाराष्ट्रियन स्वीट होता है फ्रोजन हम्म, मोदक, तो उसको आईक्यूएफ करे या रिटॉर्ट में जाए? जो भी स्वीट्स हैं, जो भी सेंसिटिव है, ठीक है, उसको आईक्यूएफ में जाना पड़ेगा या फिर आपको ब्लास्ट फ्रीजिंग में जाना पड़ेगा। ब्लास्ट फ्रीजिंग बैच होता है, छोटे स्तर पे स्टार्ट कर रहे हैं तो बैच फ्रीजिंग में जा सकते हैं, ब्लास्ट फ्रीजर के। सर, इसमें इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी कैसा होना चाहिए, एज लो एज एंड एज हाई एज? सी, इफ यू वांट टू गो फॉर अ ब्लास्ट फ्रीजर,
तो 10 से 15 लाख रुपए का ब्लास्ट फ्रीजर एक छोटा ब्लास्ट फ्रीजर है, एंड देयर इज नो एंड, देयर इज अ हाई एंड टेक्नोलॉजीज। आप जर्मन टेक्नोलॉजी ले लीजिए, इंडियन टेक्नोलॉजी, जितना आप एक्सपेंड करेंगे उतना आप कर सकते सर इसमें ट्रेडिंग से शुरुआत कर सकते हैं क्या, कोई भी फ्रोजन इंडस्ट्री में आने से पहले ट्रेडिंग या हैं। बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस बिल्कुल करे कर बिल्कुल कर सकते हैं, सकते तो उससे मार्केट अंडरस्टैंड हो जाएगा। बिल्कुल, ओके। जैसे वो चलने लग जाए आपको ये भी चल जाएगा आपके एरिया में क्या चीज चलती है, आपकी क्या चीज ज्यादा निकलती है, तो मे भी आप उसको रेप्लिका करके आप अपना प्रोडक्ट निकाल सकते वी जस्ट हैव वन क्वेश्चन फ्रॉम ऑडियंस जिन्होंने अनम्यूट का रिक्वेस्ट डाला है। संजय जी आपका क्वेश्चन पूछे। यस सर, ये पूछना चाहता हूँ कि फ्रेश खाना और फ्रेश वेजिटेबल तो हमारे इंडिया पूरे हर जगह मिलता है, लेकिन ये जो फ्रोजन फूड है वगैरह, पैकिंग फूड का खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, ये भी कुछ ये रहता है। तो कितना आगे चल के ये डेवलप होगा फ्रोजन फूड का या ये पैकिंग फूड का, हैं। प्रोसेस फूड का बिजनेस, ये हिसाब से मैं पूछना चाहता हूँ। सर जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं, हम यूके की बात करें, कनाडा की बात करें, यूएस की बात करें, तो वहां पे सब लोग यही फूड खाते हैं। ठीक है, क्यों खाते हैं? क्योंकि एक तो टाइम नहीं होता है, जैसे मैंने आपको कवर करा। दूसरा क्या होता है, कॉस्ट ऑफ फूड इज चीपर देन द फ्रेश फूड, क्योंकि वहां पे लेबर बहुत महंगी आती है। हमारे यहाँ क्या है, इजीली हमें मेड मिल जाती है बनाने के लिए अभी, पर आगे चल के मेरे ख्याल से 5-10 साल बाद नहीं मिले। आज भी बहुत कॉस्टली हो चुका है वो चीज, पहले जो एक्सपेंसेस थे और अब जो एक्सपेंसेस है, और हम रेस्टोरेंट से, अब स्विगी जोमेटो से भी खाना मंगाएंगे, इट्स गेटिंग मोर कॉस्टलियर। और मैं रिटॉर्ड का पाउच में आपको पूरा खाना, आपको 80-90 रुपए, 100 रुपए में पूरा खाना आपको खिला सकता है ना, क्योंकि वो एक साथ बन रहा है, बल्क में बन रहा है, बल्क में प्रोसेस हो रहा है। और ये चेन जो जैसे रिटेल चेन होती है, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, ये सब अगर डिमांड बढ़ जाएगी तो ये और सस्ता हो जाएगा। अभी ये हाँ हाँ। इमर्जिंग है, अभी सेचुरेशन नहीं है इस इंडस्ट्री में, अभी इमर्जिंग इंडस्ट्री है। जितने भी हम्म। होरेका रेस्टोरेंट, अभी मेरे को एक बात बताओ जो मैं समझता हूँ इंडस्ट्री से, जितनी क्यूएसआर चेन्स है वहां पे पाव भाजी और ये सारी चीजें, सांबर रिटॉर्ट जा रहा है, वो गर्म करके देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। मैं बताऊंगा नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा। आई गिव अ डैम श्योर अबाउट दैट, क्योंकि हम समझा। खुद डेवलप करवाते हैं और खुद हम वहां पे जाके खाते हैं, तो हमें खुद ही नहीं पता चलता कभी कभी। एक माइंडसेट होता है, वो माइंडसेट चेंज होते ही इंडस्ट्री डजंट रिएक्ट की क्या है। माइंडसेट डेवलप हो जाएगा जब ये चीजें नहीं आएंगी यार, थैंक क्योंकि यू सर। बिकॉज इट्स कंप्लीटली सेफ टू हैव इट।